नमस्कार दोस्तों, 6 अगस्त 1945 सुबह के 8 बजे जापान के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। सब कुछ नॉर्मल जैसा ही था, लेकिन वह लोग इस बात से बेखबर थे कि अगले ही कुछ पलों में उनके साथ जो होने वाला है उसको अतीत में सबसे भयानक इंसिडेंट के तौर पर देखा जाएगा। इसी समय जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट देखा गया। इस एयरक्राफ्ट से लिटिल बॉय नामक बम को हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया। हालांकि बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा। बम को नीचे आने में सिर्फ 43 सेकंड लगे और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ गया। इस दौरान जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 7 दिसंबर 1941 को ही हो गई थी। यह इतिहास का वह दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी के बेस पर एक संकट आने वाला था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। बैटलशिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलर सूरज निकलते ही नेवी ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व कर रहा था। सुबह के ठीक 7:57 को डोरिस को एक सायरन सुनाई देता है। वह फौरन बाहर निकलता है और यह देखकर चौंक जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। देखते ही देखते पूरी नेवल बेस पर तो जैसे कोई कयामत ही टूट पड़ी हो, क्योंकि जापानी एयरक्राफ्ट ने चुन अमेरिकन शिप्स को तबाह करना शुरू कर दिया था। यह हमला यूएस की पर्ल हार्बर एयरबेस पर किया गया था। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी, डोरिस मिलर नामक एक बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया था और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान होती है, जब अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ दोस्तों, वही चाइना जिसको आज अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और उसके खिलाफ आज अमेरिका खुलकर बात करता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यही अमेरिका चाइना को बचाने के लिए जापान से भिड़ गया था। हुआ कुछ यूँ था कि वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पर जर्मनी और इटली थे, जबकि दूसरी साइड से ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अभी तक अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हुआ था। इस वॉर में अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसान की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली इस जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। लेकिन एक मुल्क ऐसा था जिसका डर अमेरिका को सताए जा रहा था और वह था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वह अपने पड़ोसी मुल्कों पर कब्जा जमाता जा रहा था, ताकि वह अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड को पूरी कर सके। इसी के चलते कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान ने कब्जा कर लिया था। पैसिफिक ओशियन में ही जापान के करीब फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी नजर थी। पर मसला यह था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड की और फिलीपींस अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज को जापान का दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की इन्हीं हरकतों के कारण जुलाई 1941 में अमेरिका ने इसे ऑयल देना बंद कर दिया था। दोस्तों, जापान के पास खुद का ऑयल रिजर्व नहीं था, बल्कि उसकी डिमांड का लगभग 80% ऑयल अमेरिका से ही इम्पोर्ट होता था और अमेरिका ने उसके सामने कंडीशन रखी थी कि पहले उसे चाइना में अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, तभी उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए यह बहुत ही मुश्किल था। अगर वह चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया समझती कि जापान ने हिटलर के सपोर्ट के बावजूद भी अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जापान में लगातार ऑयल की कमी हो रही थी, जिसकी वजह से जापान को वैसे ही कमजोर पड़ जाना था। अब जापान ने एक प्लान बनाया जिसकी कीमत लाखों जापानी लोगों को चुकानी पड़ी। इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो मानवता के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। दरअसल जापान ने प्लान बनाया कि वो चाइना का एरिया वापस नहीं करेगा, बल्कि वह ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त इंडोनेशिया नीदरलैंड की कॉलोनी थी और वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए, जो कि उस समय अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान जानता था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशियन में ही अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। अब जापान के पास ऑयल रिजर्व तेजी से खत्म हो रहे थे, तो उनके पास केवल 2 ही ऑप्शन थे। पहला यह कि वह चाइना के एरिया को वापस कर दे और अमेरिका से समझौता कर ले, और दूसरा यह कि वह इंडोनेशिया पर कब्जा कर ले। इसके सिवा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब जापानी मिलिट्री ऑफिसर्स ने यह फैसला किया कि वह पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज अटैक करके पूरी बेस को ही खत्म कर देंगे, ताकि उसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सके। जापान अब पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था। उसने अपनी फ्लीट को तैयार करना शुरू कर दिया था, जिसमें 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर्स, 414 बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा पर्ल हार्बर की ओर भेजा गया था।
वहीं अगर बात करें अमेरिका की तो पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फोर्स के पास 8 बैटलशिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 4 सबमरीन और 390 एयरक्राफ्ट मौजूद थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए काफी फोर्स मौजूद थी, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि इनको पहले से इस हमले की इंफॉर्मेशन मिल जाती। 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापानी नौसेना के विमानों ने हवाई के ओहू द्वीप पर पर्ल हार्बर में संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। अमेरिकन जो इस हमले से बिल्कुल भी अनजान थे, उन पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। इस पहले हमले के ग्रुप ने द्वीप के हवाई क्षेत्रों के हैंगरों और पार्क किए गए विमानों पर बमबारी करना शुरू कर दिया, जबकि उसी समय बंदरगाह में खड़े अमेरिकी युद्धपोतों पर टोरपीडो दागे गए। हमले के पहले 5 मिनट में 4 युद्धपोतों को निशाना बनाया गया। 45 मिनट तक यह विमान कहर बरसाते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो लगा कि हमला खत्म हो गया है, लेकिन कुछ देर बाद जापानी विमानों की दूसरी लहर आई और बचे हुए नेवल बेसिस को भी तबाह कर दिया। लगभग 1 घंटा 15 मिनट तक यह हमला जारी रहा, जिसमें जापान का पलड़ा हर तरह से भारी रहा। हालांकि यह हमला पूरी तरह से आश्चर्यजनक था, लेकिन कई अमेरिकी सैनिकों ने इसका डटकर मुकाबला किया था। इसी दौरान अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरस मिलर, जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में डिस्कशन किया था, उन्हें एक सायरन सुनाई देता है। यह खौफनाक सायरन सुनकर जब वह बाहर आते हैं तो एक मिसाइल उनके शिप्स पर आ लगती है, जिसमें शिप कैप्टन सहित बहुत से लोग जख्मी हो गए थे। तब उन्होंने अकेले ही अपने साथियों को एक जगह पर शिफ्ट किया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन चलाई। जब जहाज डूब रहा था तो मिलर ने घायल नाविकों को ऊपरी डेक पर ले जाने में भी मदद की, जिससे अनगिनत लोगों की जान बच गई। इसी वीरता के लिए उन्हें नौसेना क्रॉस से भी सम्मानित किया गया। 1 घंटा 15 मिनट हमला करने के बाद जापानी एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए थे, लेकिन अब वो अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में ढकेल चुके थे। अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हुए हमले के अगले दिन ही जापान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था और उनके खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया था। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपनी नेवल बेसिस को वापस रिस्टोर करने में लगा रहा। फिर अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान की कैपिटल टोक्यो पर वैसा ही हमला किया जैसा जापान ने पर्ल हार्बर पर किया था। इसके बाद अगले 4 सालों तक जापान और अमेरिका के बीच लड़ाई चलती रही। इसमें अब अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वह किसी भी सूरत पर हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार थक हार कर अमेरिका ने अगस्त 1945 में अपना ब्रह्मास्त्र यूज कर ही लिया। 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। सब कुछ नॉर्मल जैसा ही था, लेकिन वह इस बात से बेखबर थे कि अगले ही कुछ पलों में उनके साथ जो होने वाला है उसको अतीत में सबसे भयानक इंसिडेंट के तौर पर देखा जाएगा। इसी समय जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट देखा गया। इस एयरक्राफ्ट से लिटिल बॉय नामक बम को हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया गया। बम को नीचे आने में सिर्फ 43 सेकंड लगे और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ गया और इस दौरान जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यह इतिहास का पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसने पूरे हिरोशिमा शहर को मिट्टी का ढेर बना दिया था। इस खौफनाक मंजर को देखकर जापानीज मिलिट्री ऑफिसर्स के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अभी वह कुछ और समझते कि 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक और शहर नागासाकी पर फेटमैन नामक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। इस बॉम्ब का वजन 4670 केजी था। यह बॉम्ब जमीन पर गिरते ही पूरे शहर को साफ कर गया। यह वह 2 पहले बॉम्ब थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले बॉम्ब थे। इन दोनों हमलों में जापान के करीब 2.5 लाख लोग मारे गए। इस हमले के अगले हफ्ते ही जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि परमाणु बम का गिराना अनावश्यक था, क्योंकि जापान पहले ही हार मान चुका था। वहीं अन्य लोग तर्क देते हैं कि इससे युद्ध जल्दी समाप्त हुआ और लाखों लोगों की जान बच गई। इस बहस का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।